हेलो एवरीवन, जनरली मैं आप लोगों के लिए कोई नई मूवी लाना पसंद करती हूँ, लेकिन इंडियन पांडा 6994 की ये रिक्वेस्ट थी कि मैं या तो श्रूम्स या डेड साइलेंस एक्सप्लेन करूँ। तो आज मैं सभी के लिए लेके आई हूँ द डेड साइलेंस फ्रॉम 2007। कहानी की शुरुआत होती है जेमी और लीजा से, जो कि इस समय घर पे मौजूद थे। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। जेमी जब बाहर जाकर देखता है तो उसे वहाँ एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है, लेकिन उस समय कॉरिडोर में कोई भी मौजूद नहीं था। जेमी उस बॉक्स को उठाकर अंदर ले आता है और जब वो दोनों मिलकर उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर एक वेंट्रीलोकिस्ट डॉल होती है। वेंट्रीलोकिस्ट डॉल का मतलब पपेट है, यानी कि एक ऐसी डॉल जिसमें कोई भी इंसान शो दिखाते हुए अपनी आवाज में बोलता है, लेकिन हमें उसके होठ हिलते हुए नहीं दिखते, बल्कि होठ तो पपेट के हिलते हैं। इसीलिए सबको ये लगता है कि पपेट ही बोल रहा है। लीजा उस पपेट को पाकर बहुत खुश थी। उसी समय जेमी रेस्टोरेंट से खाना लेने बाहर चला जाता है। लीजा घर पे अकेली थी। वो पपेट को बेड पे बिठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बैलेंस नहीं बैठ रहा था। इसीलिए वो उसे बेड पे लेटाकर कबर्ड से एक पिलो लेने चली जाती है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो ये देखती है कि वो पपेट उसे ही देख रहा था, जबकि उसने उस पपेट को जब लेटाया था तो उसका फेस दूसरी तरफ था। लेकिन लीजा इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और वो उस पपेट से ये कहती है कि मैं तुम्हें क्रीपी पपेट तभी मानूंगी जब तुम जेमी को डरा डालोगे, बल्कि वो इतना डर जाए कि डर के मारे उसकी चीख निकल जाए। ये कहकर वो उस डॉल पर एक सफेद रंग का कपड़ा डाल देती है और उसके बाद वो अपने आप मिरर में देखने लगती है। उसी समय उसे ये एहसास होता है कि जिस कमरे में वो पपेट है उसी कमरे में कोई और भी मौजूद है। स्टीरियो में जो म्यूजिक चल रहा था अचानक से उसकी आवाज चेंज होने लगती है और अगले ही पल वो बंद हो जाता है। एक ऐसा डेड साइलेंस छा जाता है कि जिसमें समय भी रुक जाता हो। साथ ही गैस पे जो केटल होती है उसमें से आने वाली विसल की आवाज भी पूरी तरह से शांत हो जाती है और इसके बाद उसे एक बच्चे की हंसने की आवाज आती है। ये आवाज उसी तरफ से आ रही थी जहाँ वो पपेट था। वो पपेट के सामने जाती है और जैसे ही वो उसके ऊपर का सफेद कपड़ा उठाती है तो वो कपड़ा पूरी तरह से उसके चेहरे पे लिपट जाता है और कोई अनजान शक्ति यानी कि सुपर नेचुरल पावर उसे उठाकर दरवाजे की तरफ फेंक देती है। वो रेंगते हुए उस जगह से निकलने की कोशिश करती है, पर अगले पल ही उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई तो मौजूद है और वो शक्ति उसके पैर खींचकर उसे कमरे के अंदर ले जाती है और हमें सिर्फ लीजा की चीख सुनाई देती है। कुछ समय बाद जेमी भी घर वापस लौटकर आ जाता है। वो लीजा को आवाज लगाता है तो उस पर लीजा कहती है कि मैं यहाँ अंदर कमरे में हूँ। वो जैसे ही कमरे के पास जाता है तो उसे बहुत सारा खून दिखाई देता है। वो लीजा से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। लीजा की अंदर से आवाज आती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन वहाँ पे लीजा की आवाज के साथ एक और आवाज आ रही थी। वो अपने बेडरूम में बेड के पास जाता है जहाँ पर सफेद कपड़े के नीचे एक शेप दिखाई देता है। जैसे ही वो उस कपड़े को हटाता है तो वहाँ उसे लीजा की डेड बॉडी मिलती है जिसकी जबान कटी हुई थी। इस पूरे सीन को देखकर जेमी शॉक में चला जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पे पुलिस आती है और जेमी को ही अरेस्ट कर लेती है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के पास जेमी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था और इसी के चलते उन्हें जेमी को रिहा करना पड़ता है। जेमी उसी सदमे के साथ वापस घर आ जाता है। अपनी पत्नी की मौत की वजह से वो बहुत परेशान था। साथ ही साथ वो कंफ्यूज भी था कि आखिर में उसकी पत्नी को मारा किसने। घर आने के बाद वो उस बॉक्स को देखता है जिसमें वो पपेट था। उस बॉक्स पे एक नाम लिखा था और ये नाम था मैरी शो एंड बिली। ये एक वेंट्रिकुलिस्ट है, यानी कि पपेट का शो दिखाने वाली एक आर्टिस्ट जो उसके होम टाउन में रहती है और इसीलिए जिमी अपने होम टाउन अपने डैड के घर आता है। घर आने के बाद दरवाजा एक खूबसूरत औरत खोलती है जिसका नाम एला था। जिमी के लिए एक नया फेस था। वो उसे गले लगाकर ये कहती है कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ। जेमी इन सभी बातों से अनजान था क्योंकि उसके डैड के साथ कभी बनी ही नहीं थी। अब वो अपने पिता से मिलने घर के अंदर जाता है। अंदर जाकर वो ये देखता है कि उसके पिता एक व्हील चेयर पे बैठे थे और इस बारे में भी जेमी को कोई भी खबर नहीं थी। उसके पिता उसे कहते हैं कि 2 महीने पहले मुझे हार्ट अटैक आया था। अब मैं बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा हूँ। चाहो तो तुम अब मेरे साथ रह सकते हो। जेमी इन बातों पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वो उनसे मैरी शॉ के बारे में पूछता है। दरअसल मैरी शॉ अब मर चुकी है, इसलिए जेमी के पिता अब उस टॉपिक के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते और वो जेमी से कहते हैं कि तुम्हें अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब जेमी रात को जब अपने कमरे में सो रहा था तो उसके सामने कुर्सी पे वो पपेट होता है और पपेट की आंखें हमें हिलती हुई दिखाई देती है। तभी जेमी की आंख खुलती है और उसी समय उसे किसी लेडी की आवाज आती है जो उसका नाम पुकार रही थी। जेमी चौंक कर बैठ जाता है और वो उस तरफ देखता है जहाँ पे वो पपेट बैठा हुआ था। वहाँ पर उसे एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। डर कर जेमी अपने कमरे की लाइट चला देता है, लेकिन वहाँ पर वो पुतला ही बैठा था। इस हादसे की वजह से जेमी पूरी तरह से घबरा जाता है। अगले दिन जेमी अपनी वाइफ के फ्यूनरल के लिए कब्रिस्तान जाता है और जब वो वहाँ से बाहर निकल रहा होता है तभी उसे एक लेडी दिखती है। वो उसके पीछे पीछे जाता है और अगले ही पल वो लेडी उसके सामने आ जाती है। वो जेमी से पूछती है कि जब
उसने तुम्हारी पत्नी को मारा तब तुमने उसे देखा था? जेमी कहता है किसने? तो वो कहती है मैरी शॉ ने। वो कहती है कि उसके बच्चे नहीं उसके पुतले थे, वो यही कहीं आसपास है, तुम्हें उस पुतले को यानी उस पपेट को दफनाना होगा। तभी वहाँ पर उस लेडी का पति आ जाता है जो कि यहाँ पर फ्यूनरल करवाता है और वो अपनी पत्नी को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद जेमी अपने कमरे में वापस आता है और वो उस पपेट को देखता है जिसके पीछे बिली लिखा हुआ था। जेमी वापस कब्रिस्तान चला आता है जहाँ पर बिली नाम की एक कब्र होती है और जब जेमी उस कब्र को खोलता है तो उसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं था। जेमी उस पपेट को उस गड्ढे में दफना कर वहाँ से वापस अपनी कार में आ जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो वहाँ से निकलता उसे ये एहसास होता है कि उसकी गाड़ी के आसपास कोई तो मौजूद है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर आसपास देखता भी है लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। वो वापस वहाँ से अपने घर आ जाता है और जब वो अपने वॉशरूम से बाहर निकल के अपने बेडरूम में आता है तो उसे वही पपेट दिखाई देता है जिसे वो दफना कर आया था। वो उसी के बेड पे बैठा हुआ था। जेमी ये देखकर चौंक जाता है पर वो ये देखता है कि उसी समय कमरे में डिटेक्टिव भी मौजूद था। दरअसल ये डिटेक्टिव उसके पत्नी के मर्डर केस को सॉल्व करने यहाँ आया था और वही उस पपेट को उस कब्रिस्तान से निकालकर वापस लाया था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये पपेट उस मर्डर का एक लौता गवाह हो सकती है। क्योंकि उसे शुरुआत से ही जिमी पे शक था। वो डिटेक्टिव जिमी से पूछता है कि तुमने इस पपेट को कब्रिस्तान में क्यों दफनाया था? तो जेमी कहता है क्योंकि ये वही से आया है और उसकी असली जगह वही है। वो कहता है कि मैरी शॉ नाम की लड़की के बारे में एक स्टोरी है। दरअसल ये एक घोस्ट स्टोरी है। ये कहा जाता है कि उसे मरने के बाद उसके पुतलों के साथ दफनाया गया था और जब भी कोई मैरी शॉ को देखे तो उसे हमेशा खामोश रहना चाहिए। उसे देखकर चिल्लाने पर वो उसकी जबान काट लेती है। जेमी बताता है कि जिस दिन मेरी पत्नी का मर्डर हुआ था उस दिन हमें ये पपेट किसी ने तो भेजा था। डिटेक्टिव उस पपेट को अपने साथ ले जाता है। ये दोनों एक ही मोटेल में रुके हुए थे। अगली सुबह जब डिटेक्टिव वहाँ से निकल जाता है तो जिमी उसके कमरे में जाता है और वहाँ से वो पपेट चुरा कर एक बार फिर से वो कब्रिस्तान पहुँच जाता है जहाँ पर वो उसी लेडी से मिलता है जिसने उसे कहा था कि तुम इस पपेट को दफना देना। वो उसे मैरी शॉ के बारे में और बातें पूछता है पर तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड फिर से आ जाता है। वो जेमी को अपने साथ ले जाता है और उसे मैरी शॉ के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये बहुत सालों पहले की बात है। हमारे शहर में एक शानदार थिएटर खोला गया था जहाँ पर मैरी शॉ नाम की एक लेडी पपेट शो करती थी जो बहुत ही फेमस थी। वो अपना शो परफॉर्म करती थी और एक शाम को जब वो अपना शो कर रही थी तो ऑडियंस पे बैठा एक बच्चा उस पे इल्जाम लगाता है कि जब तुम्हारा पपेट बोलता है तो तुम्हारे भी होठ हिलते हैं, यानी कि तुम्हारा पपेट नहीं बोल रहा, वो नकली है, वो तुम ही हो जो बोल रही हो। मैरी शॉ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। हालांकि तब वो इस बात को मजाक में उड़ा देती है पर कुछ दिनों बाद वो बच्चा जिसने मैरी शॉ का मजाक उड़ाया था वो बच्चा गायब हो चुका था और इसके बाद वो बच्चा कभी नहीं मिला। उस बच्चे के माँ बाप का ये मानना था कि मैरी शॉ ने ही उनके बच्चे को गायब किया है, इसीलिए उस बच्चे का परिवार मैरी शॉ को मार देता है। मैरी शॉ की वसीयत में ये लिखा था कि उसके जो 101 पपेट्स हैं उन सभी पपेट्स को उसके साथ दफना दिया जाए। साथ ही साथ वो खुद भी एक पपेट बनना चाहती थी, इसीलिए उसकी बॉडी को भी उसी तरह बनाया गया। मैरी शॉ को दफनाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे परिवारों की हत्या होने लगी और जिनकी भी हत्या होती उन सब की जबान कटी हुई मिलती। कहा जाता है कि जब तक चीखें बंद नहीं होगी वो इसी तरह से हत्याएं करती रहेगी। सारी बातें सुनकर जिमी वहाँ से निकल जाता है। वो उस पपेट को वहीं पर छोड़ देता है और यहाँ पर जो बूढ़ा आदमी उस कब्रिस्तान में काम करता है जिसकी पत्नी ने जेमी को बताया था कि उसे उस पपेट को दफना देना चाहिए, वो देखता है कि उसकी पत्नी उस पपेट से बात कर रही थी। वो उसे डांट कर उस पपेट को वहाँ से उठा लेता है और कहता है कि मैं इसे इसकी असली जगह पहुँचा के आऊंगा। पर उससे पहले कि वो उसे बाहर दफना पाता उसके घर के नीचे जो बेसमेंट था वहाँ से उसे अपनी पत्नी की रोने की आवाज आती है। वो अपनी पत्नी को लेने उस बेसमेंट में जाना चाहता है और जैसे ही वो अंदर जाने लगता है तभी उस पुतले की आंखें अपने आप हिलने लगती है जैसे कि वो उस बूढ़े आदमी को देख रही हो। वो बूढ़ा आदमी अब उस बेसमेंट यानी कि तहखाने में पहुंच चुका था और तभी पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है और अगले पल उसके सामने मैरी शॉ आती है। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाता है और जब भी कोई चिल्लाता है तब मैरी शॉ की आत्मा उसकी जबान काट लेती है और उसे बेरहमी से मार डालती है और ऐसा ही कुछ इस बूढ़े आदमी के साथ भी होता है। वही दूसरी तरफ जिमी को दिखाया जाता है। वो इस थिएटर में जाता है जहाँ पर कई साल पहले मैरी शॉ अपना पपेट का शो दिखाया करती थी। ये अब पूरी तरह से वीरान जगह बन चुकी थी क्योंकि यहाँ पर कई सालों से किसी ने भी किसी भी तरह का कोई भी शो नहीं किया था। वहाँ अंदर जाने के बाद जिमी को पता चलता है कि आज से कई साल पहले जिस बच्चे ने मैरी शॉ पे इल्जाम लगाया था वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि जिमी के दादा के भाई थे। ये जानने के बाद जिमी अपने पिता के पास जाता है। वो कहता है कि मैं पूरा सच जानना चाहता हूँ। जिमी के पापा बताते हैं कि जब तुम्हारे दादा के भाई गायब हुए थे जिसने मैरी शॉ पे इल्जाम लगाया था तो हमारे परिवार को लगा था कि इसके पीछे
पीछे मैरी शॉ का हाथ था, इसीलिए उन्होंने मैरी शॉ को पकड़ लिया था और उसे चिल्लाने पर मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने उसकी जबान काट ली और उस थिएटर में जितने भी लोग थे उन सब के साथ मैरी शॉ को मार दिया। पर मैरी शॉ दोबारा लौट कर आई। उसने हमारे परिवार के हर एक सदस्य को मारा। वो जिस भी इंसान को मारती थी उसकी जबान काट लेती थी और एक यही कारण था कि मैंने तुमसे अपने आप को दूर कर दिया था ताकि तुम इस श्राप से बच सको। पर जब तुम्हारी वाइफ की भी मृत्यु हुई तब मैं ये समझ चुका था कि इस श्राप से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। जेमी कहता है कि मैं नहीं जानता कि कैसे, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है। वो जेमी को बताता है कि मैरी शॉ की कब्र के आसपास जितने भी पपेट्स को दबाया गया था उन सबको किसी ने तो निकाल दिया है और डिटेक्टिव को सिर्फ और सिर्फ जेमी पर शक था। पर इससे पहले कि वो जेमी को गिरफ्तार कर पाता, जेमी की स्टेप मदर उसको बुलाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए किसी का कॉल आया है। कॉल से ये पता चलता है कि दूसरी तरफ कब्रिस्तान में काम करने वाला वो बूढ़ा आदमी था जिसे कुछ देर पहले मैरी शॉ ने उसकी जबान काट कर मार डाला था। दरअसल वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। वो जेमी को बताता है कि अगर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हो तो तुम्हें उसी थिएटर में जाना होगा जहाँ पर आज से कई साल पहले मैरी शॉ अपना शो दिखाती थी। जेमी डिटेक्टिव से बचकर उस थिएटर तक पहुँच जाता है। डिटेक्टिव भी जेमी के पीछे पीछे उस थिएटर तक पहुँच जाता है और वहाँ पर उन दोनों को एहसास होता है कि उस थिएटर में उन दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है और तभी उन्हें वो सारी पपेट्स दिखाई देती है जो कब्रिस्तान से निकाली गई थी। इन सभी को शोकेस के अंदर अच्छे से रखा हुआ था। यहाँ पर उन्हें एक बच्चे की बहुत पुरानी बॉडी भी मिलती है जिसे एक पपेट बनाया गया था और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि जेमी के ग्रैंडफादर के वही भाई थे जिन्होंने आज से 70 साल पहले मैरी पे इल्जाम लगाया था कि जब मैरी शॉ का पपेट बोलता है तब मैरी शॉ के भी होठ हिलते हैं, यानी कि मैरी शॉ ही वो औरत थी जिसने जेमी के दादा के भाई को मारा था। अब इन्हें यहाँ पे एक कुर्सी की आवाज आती है और जब वो उस कुर्सी की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पपेट बैठा हुआ था। जेमी समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैरी शॉ ही है। वो उससे बात करता है और पूछता है कि तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा। वो कहती है कि तुम मेरे पास आओ और जब जेमी उसके पास जाता है तो वो उसे बताती है कि तुम अपने खानदान के आखिरी चिराग नहीं थे, तुम्हारी पत्नी की पेट में बच्चा था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया क्योंकि मैरी जेमी के पूरे खानदान को खत्म करना चाहती थी। अब यहाँ पर जो डिटेक्टिव मौजूद था उसके हाथ में एक गन थी। वो उस पुतले पे फायरिंग करता है और पुतला यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर शोकेस में जितने भी पपेट्स मौजूद थे अब वो सब के सब जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। जिमी के हाथ में जो लालटेन होती है उसे वो शोकेस की तरफ फेंकता है जिसकी वजह से आग लगना शुरू हो जाती है। अभी वो दोनों की दोनों वहाँ से बाहर भागना चाहते हैं पर तभी डिटेक्टिव का पैर फिसलता है और वो नीचे की तरफ गिरता है जिससे वो जोर से चिल्लाता है और जब भी कोई चिल्लाता है तब मैरी शॉ उसे खत्म कर देती है। मैरी शॉ डिटेक्टिव को भी बेरहमी से मार देती है। दूसरी तरफ जेमी वहाँ पे पानी में गिर जाता है और किसी तरह से उस थिएटर से बाहर निकल जाता है। पर उसे ये भी पता था कि मैरी शॉ पपेट के रूप में जिंदा रहती है और अभी भी मैरी शॉ का एक पपेट बचा है जो वो उस बूढ़े आदमी के घर पे छोड़ के आया था। जेमी तुरंत वहाँ से उस बूढ़े आदमी के घर पहुँच जाता है। वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी मर चुका था। उस बूढ़े आदमी की पत्नी बताती है जो आखिरी पपेट यहाँ पे था उसे तुम्हारे पिता आकर लेके चले गए। ये बात सुनकर जेमी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मेरे पिता तो व्हील चेयर पे है, वो चल नहीं सकते। वो बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं, वो तुम्हारे पिता ही थे। जेमी अब वापस अपने घर आ जाता है। उसके घर में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था और उसे वो पपेट दिख जाता है जो मैरी शॉ का आखिरी पपेट था। वो उसे उठा लेता है। तभी मैरी शॉ जो कि खुद भी एक पपेट के रूप में थी वो वहाँ आ जाती है और उस पे हमला करती है। पर उससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुँचाती, जेमी उस पपेट को एक जलती आग में फेंक देता है और मैरी शॉ जो उस पे हमला कर रही थी वो यहाँ से गायब हो जाती है। जेमी अपने पिता के पास जाता है और वहाँ पे उसे अपने पिता की डेड बॉडी मिलती है। दरअसल उसके पिता बहुत पहले मारे जा चुके थे और ये सिर्फ उसके पिता की डेड बॉडी थी जिन्हें एक पपेट में ट्रांसफर कर दिया गया था। पीछे से उन्हें कंट्रोल किया जाता था और उनके होठ हिलाए जाते थे जैसे कि हम हमेशा एक शो में देखते हैं। और ये सब कुछ एला करती थी जिसे जेमी की सौतेली माँ के तौर पे बताया गया था। और यहाँ पर जेमी को पूरी गेम समझ में आ जाती है। जेमी को जब डिटेक्टिव अपने साथ अरेस्ट करके ले जा रहा था तो एला उसे कहती है कि तुम्हारा फोन है। दरअसल में फोन पे दूसरी तरफ कोई नहीं था। ये एला ही थी जो जेमी से बिना होठ हिलाए बात कर रही थी, जिस तरह से उसके पिता की आवाज में बात करती थी। दरअसल ये ही मैरी शॉ है। मैरी शॉ ने जो अपना आखिरी
पुतला बनाया था वो इतना परफेक्ट था जो हूबहू एक इंसान की तरह दिखता था, और वो पपेट बल्कि और कोई नहीं एला ही थी, जिसे जेमी अब तक अपनी स्टेप मदर समझ रहा था। और अगले पल जेमी के सामने उसकी स्टेप मदर यानी कि एला आ जाती है और उसका चेहरा बदलना शुरू हो जाता है। उसके चेहरे में उसे मैरी शॉ का चेहरा नजर आता है। इस बात से डरकर जेमी बहुत जोर से चिल्लाता है, और हम सभी को तो पता ही है जब भी कोई जोर से चिल्लाता है तो वहाँ मैरी शॉ आ जाती है, और उसी समय वो उसकी जबान काट कर उसे बेरहमी से मार डालती है। मूवी के एंड में हमें एक फोटो एल्बम दिखाई जाती है जिसमें जेमी और उन सभी लोगों की फोटोज होती है जिन्हें मैरी शॉ ने मारा था। उन सभी को उसने पुतला बना दिया था, और यहाँ पर हमें जेमी की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो कहता है मैरी शॉ से बचो, कभी भी वो ख्वाब में आए तो चिल्लाना मत। और इसी दर्द भरी आवाज के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। भले ही ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन आज की मूवीज को बेहतरीन तरीके से टक्कर देती है। आई होप मैंने आपकी रिक्वेस्ट अच्छे से फुलफिल की हो। अगर किसी को नई मूवीज का एक्सप्लेनेशन सुनना हो तो प्लीज लेट मी नो। टिल देन बाय।